तो हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। और हमको पता है रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है लेंथ से, रो एल अपॉन ए। ठीक, यानी अगर लेंथ वेरी करेगी तो यानी रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो यानी इसका फ़ायदा उठा के हम डिस्प्लेसमेंट नाप सकते हैं। तो अगर लेंथ में कई तरह से चेंजेस हो सकता है, मतलब रेजिस्टेंस भी कई प्रकार से वेरी हो सकता है, एरिया वेरी हो सकती है और रो वेरी कर सकता है। तो मतलब अगर लेंथ वेरी होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थिकनेस, ये सारी चीज़ें नाप सकते हैं। टेम्परेचर नाप सकते हैं। टेम्परेचर के लिए क्या रिलेशन होता है लेंथ का या रजिस्टिविटी का, बहुत सारे रिलेशंस हैं। तो एक तो ये होता है R=R0 1 + α∆t। ये सारे रिलेशंस, मतलब इन सबों का यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें नाप सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर बात करूँ रजिस्टिविटी की, तो इसमें तीन चीज़ें थी रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में: लेंथ, एरिया और रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी की अगर बात करें तो ये टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। ये क्या होती है, टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। तो इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे? हमको पता है कि रो इज इक्वल टू, कई चीज़ें हैं, सारा एक साथ लिखता हूँ। एक तो ये है R=R0 1 + α∆t। एक ये चीज़ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक होता है R=ρ0 1 + α∆t। तो इससे अगर हम अल्फ़ा वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें या चीज़ें कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये 1/a होगा ना, यहाँ 1/a है। तो आर इक्वल, और रो को हम ऐसे लिख सकते हैं ρ0 प्लस डेल्टा रो। ठीक, तो डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी हमको? डेल्टा आर की वैल्यू मिलेगी, डेल्टा आर हमको मिल सकता है R0 α∆t, और ऐसे ही डेल्टा रो मिल सकता है हमको आर रो ρ0 α∆t। इन सबों से हमको क्या मिलेगा? हमें ये मिल सकता है α =Δr0 1/Δt या 1/Δt ρ0/ρ0। तो इससे हमें देखिए फ्रैक्शनल चेंज भी हमें रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस में मिल रहा है या रजिस्टिविटी में मिल रहा है। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा A/A अगर लिखा होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, और ये है फ्रैक्शनल चेंज इन रजिस्टिविटी। ठीक है, और ये सब चीज़ हम किस पे नाप रहे हैं? एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये जो ρ0 और R0 है ना, ये रजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस है। R0 = रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही ρ0 क्या है? रो एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करें कि टेम्परेचर कैसे नापेंगे। ठीक है, हमें ये सारी चीज़ें तो पता है, पर इसका यूज कैसे करेंगे, यानी टेम्परेचर मेजरिंग सिस्टम कैसे दिखेगा? यूजिंग रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक, एक तरह से ब्लॉक डायग्राम की अगर बात करूं तो ये तो चलो इनपुट हो गया, इनपुट वोल्टेज हमने दे दिया। फिर हम यहाँ बनाते हैं एक व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर, या व्हीटस्टोन ब्रिज कह लीजिए। ठीक, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा, ये हो गया, ये आपस में कनेक्ट, और यहाँ बीच में होगा गैल्वेनोमीटर।
गैल्वेनोमीटर की करंट वेरी होती है, एक रिलेशन से होती है, वो हमें पता है। तो यानी अगर हम गैल्वेनोमीटर के करंट से, और यहाँ हम क्या लगाएंगे अपना, ये क्या हो गया, सेंसिंग एलिमेंट हो गया। सेंसिंग एलिमेंट, और ये क्या हो गया, ये चला जाएगा हमारा पावर सोर्स के पास। ठीक है, ये हो गया पावर सोर्स। तो हम इसे ऐसे नापेंगे, और इसको R1 बोल दो अगर, या R2 हो गया, या R3 हो गया, या R3 डैश चलो बोल दो इस पूरे को, मतलब R4 बोल दो, इसको R5 बोल दो, किसी को कुछ भी बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको रजिस्टर सेंसिंग बोल दो। तो बेसिकली हमें पता है आईजी का रिलेशन, अगर ये सारी रेजिस्टेंसेस वेरी करेंगे तो करंट वेरी करेगा, और रेजिस्टेंसेस की जगह हमने एक सेंसिंग एलिमेंट लगा दिया जिसकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, अब अगला टॉपिक की बात अगर मैं करूं तो थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर क्या है, थर्मिस्टर का टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इसका जो रेजिस्टेंस है वो बदलता है। ठीक है, यानी थर्मल रजिस्टर। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर होता है, मतलब अगर टेम्परेचर बदलता जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस बदलता जाएगा। ये बनता किसका है, ये बनता है सेमीकंडक्टर का। ठीक है, अब रेजिस्टेंस में, और जो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, जैसे मेटल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस हमको 1+α∆t के हिसाब से बढ़ता हुआ दिखा था, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में अलग रिलेशन होगा। तो थर्मिस्टर की बात करते हैं, थर्मिस्टर। ठीक, थर्मिस्टर के केस में क्या होता है, हम एक थर्मिस्टर मान लो लगा लिए हैं, ये एक थर्मिस्टर हो गया, और यहाँ हमने गैल्वन एमीमीटर लगा लिया, उसको माइक्रो एमीमीटर बोल दो, बहुत कम करंट जनरेट करता है, छोटी सी बैटरी लगाएंगे बहुत कम। ठीक, और यहाँ से हीट देंगे तो ये हीट नापेगा। ठीक, हीट के हिसाब से इसकी वैल्यू बदलती जाएगी। अब थर्मिस्टर में जो रिलेशन होता है रेजिस्टेंस का, पहले क्या था, R=R0+α∆t, वो था मेटल के लिए। इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा R=R0 एक्सपोनेंशियल, ठीक, अंदर में बीटा, फिर 1/t -1/t0। ठीक है, इसको थोड़ा और ऐसे भी लिख सकते हैं, R=R0e बीटा टाइम्स 1/t -1/t0। मतलब ये एक्सपोनेंशियल रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, पहले लीनियर रिलेशन था। ठीक है, और T0 क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। T या T0 किस में है, इन केल्विन है। ठीक है, और T0 0 केल्विन है। बीटा क्या है, कांस्टेंट है या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल है। ठीक है, थर्मिस्टर क्या होते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं और लो कॉस्ट के बन जाते हैं, इसीलिए इनका फ़ायदा बहुत रहता है। पर इसमें नॉन लीनियरिटी कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब अब यहाँ एक्सपोनेंशियल दिख रहा है ना हमको, तो यानी इसका ग्राफ भी कुछ एक्सपोनेंट से रिलेटेड आएगा, ऐसे कुछ। तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होते हैं कभी कभी। लीनियर चीज़ जो होती है वो हमें नापने में ज़्यादा ईजी होती है, कैलिब्रेट करने में। बीटा क्या है, कोफिशिएंट है या कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट या कोफिशिएंट फॉर मटेरियल है, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। जैसे वहाँ रो डिपेंड करता था मटेरियल पे, यानी रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती थी, वैसे ही यहाँ बीटा डिपेंड करेगा।
फिर एक और है रेजिस्टिव डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, जो कि है क्या, पोटेंशियोमीटर। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं पोटेंशियोमीटर की, तो पोटेंशियोमीटर भी दो प्रकार का हम बना सकते हैं। पोटेंशियोमीटर आपने लगभग देखा ही होगा। तो हमको पता है अगला क्या है, पोटेंशियोमीटर। एक गोल गोल होता है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नापेगा, और ये लंबा लंबा रखा है तो ये क्या कहते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नाप लेगा। अब गोल गोल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि इसको, लेट से ये कोई आर्क है और यहाँ से यहाँ तक गए, तो ये जो थीटा एंगल है ये नापना है हमको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें समझना क्या है कि ये कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। जैसे ये वायर लपेटा हुआ है और यहाँ बीच में हम जाके कहीं टच करा रहे हैं रेजिस्टेंस वायर पे, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे यहाँ तक और यहाँ तक दो भागों में बट गया, यानी इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर। तो अगर मैं टोटल बात करूँ, मतलब अगर इस कॉइल का टोटल रेजिस्टेंस आर टी है, हम्म, अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस में बोलूँ, इसका टोटल रेजिस्टेंस आर टी है, ठीक है, और इसका इतने का रेजिस्टेंस कुछ होगा, हम्म, तो यानी रो आर इक्वल टू रो एल बाई रिलेशन से हम इसको लिख सकते हैं कि इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, मतलब अगर यहाँ तक का रेजिस्टेंस नापना है, ये वाला सिर्फ इतना रेजिस्टेंस नापना है, तो हम कुछ लिख सकते हैं इसको। इसको हम ये कह सकते हैं कि एक्स आई डिवाइडेड बाई एक्स टी, मतलब टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस चलो एक्स टी बोल देता हूँ, ठीक है। तो एक्स आई अपॉन एक्स टी इज इक्वल टू आर आई अपॉन आर टी, ठीक। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, जितना हमको रेजिस्टेंस चाहिए उस हिसाब से हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। और हम्म, तो इससे, हाँ, तो अब हमने यहाँ क्या किया, हम ये पाए हैं कि ई नॉट अपॉन ई आई, ठीक, ई नॉट अपॉन ई आई इज इक्वल टू एक्स आई अपॉन एक्स टी। ऐसे ही पोटेंशियल भी डिवाइड हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस में एक यूनिफॉर्मिटी है तो मैं ऐसे पोटेंशियल भी डिवाइड कर सकता हूँ। आर आई आर वन बाई आर पी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जहाँ हमें नापना है उसको मैं आर वन बोल दिया हूँ, और जो टोटल है उसको आर बी बोल दिया हूँ। तो एक्स आई अपॉन एक्स टी आर वन बाई आर टी, ठीक है, आर टी को मैं आर पी बोल रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो आर वन बाई आर पी, ठीक। तो ई नॉट इज इक्वल टू एक्स आई अपॉन एक्स टी इंटू ई आई, ठीक। और आर वन क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको के मान लूँ, इसको मैं के मान लूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर वन इजक्वल टू के टाइम्स आर पी, ठीक। आर वन इजक्वल टू के टाइम्स आर पी। ऐसे ही हम आर टू लिखना चाहें, आर टू क्या होगा, इतना रेजिस्टेंस माइनस दिस रेजिस्टेंस, मतलब अगर ये टोटल रेजिस्टेंस है, इसमें इसने इसमें से ये वाला हिस्सा हटा दो, तो यानी आर पी आर टोटल माइनस आर वन कर दिए, तो हमको आर टू मिल गया, वन माइनस के टाइम्स आर पी मिल गया, ठीक। और ये अरेंजमेंट है जैसे अभी हमने बना के दिखाया था। ये जो आर एम है ये हमारा नापने वाली डिवाइस का रेजिस्टेंस है जो हमने बाहर लगाया है, ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ये नापने वाली डिवाइस। यानी आर एम को मैं, आपने मान लो गैल्वेनोमीटर लगाया है नापने के लिए, या एममीटर लगाया है, जो भी लगाया थी उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो आर एम आर टू आर वन कुछ ऐसे दिखेगा, यहाँ पे आर एम लगा है, यहाँ आर टू लगा है, यहाँ आर वन लगा है। तो अगर आर इक्विवेलेंट की बात करूँ तो उसे हम लिख सकते हैं आर टू प्लस आर वन आर एम अपॉन आर वन प्लस आर एम, क्योंकि आर वन और आर एम पैरेलल में हैं। इसको अभी हमने कैलकुलेट किया था वन माइनस के आर पी, और इसको हमने कैलकुलेट किया था, इसको इसको हमने कैलकुलेट किया था के आर एम अपॉन आर वन प्लस आर पी। तो आर वन को हमने क्या कैलकुलेट किया था, के टाइम्स आर पी, तो आर वन को रिप्लेस कर दिया के टाइम्स आर पी से।
फिर रीअरेंज किया, सब कुछ रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज करने पे हमको मिला, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया ये वाला, और ये नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये चीज़ें बन गई। फिर रीअरेंज करने के बाद 1 - k RP² प्लस RP RM अपॉन KRP+RM, ये आ गया बड़ा सा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, अब हमें E0/EI चाहिए, ठीक है। तो KRP RP RM ये सब हम जब वो करेंगे, रिप्लेस करेंगे के को, देखो यहाँ इतना ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, E0 निकालना है। तो E0 क्या होगा, यहाँ देखिए, अगर हमें ये निकालना है तो E0 क्या होगा, यहाँ पर हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं। अगर हमें E0 निकालना है तो अगर मैं ये वाला रेजिस्टेंस ले लूँ, चलो क्या कहते हैं, इतना पूरा, ठीक, ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक, और ये वाला रेजिस्टेंस, अगर मैं इसको इसको चलो मैं ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ, ठीक। तो वोल्टेज डिवीजन रूल अगर लगाऊंगा तो यहाँ ईओ जो आ जाएगा, ऊपर वाला ए था, नीचे वाला बी था, ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारा B/A+B/EI, ऐसा कुछ करेंगे, ठीक। तो या फिर हम वोल्टेज अपॉन करंट कर लेंगे, उससे भी आ जाएगा। वोल्टेज अपॉन करंट निकाल लिया, इनटू रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी एक तरीका है, ठीक, ये चीज़ निकालने का। तो ये सब करके हमने यहाँ पर ये निकाला हुआ है, ये वोल्टेज EI/E0, ये मतलब बेसिकली KVL कह लो, वोल्टेज डिवीजन रूल कह लो, किसी से भी हमने बस जस्ट क्या कैलकुलेट किया है, EO कैलकुलेट किया है, ठीक। ये EO हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, EI अपॉन ये टोटल रेजिस्टेंस, EI/R इक्विवेलेंट इनटू जो यहाँ का रेजिस्टेंस था, हमने ये किया है। मतलब क्या, अगर हमें वो निकालना है, वो पोटेंशियल V=IR होता है, तो R हमने R इक्विवेलेंट से निकाल लिया, और I निकालने के लिए हमने R इक्विवेलेंट कहाँ का, एक मिनट थोड़ा और अच्छे से, अगर मैं पहले I की बात करूँ, तो जो अभी हमने क्या किया, वही अपॉन आई आर टोटल किया है, ठीक है, और जहाँ का निकालना था वहाँ के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया है, ये यहाँ पर किया। ये किसका रेजिस्टेंस है, ये इसका रेजिस्टेंस है, पैरेलल वाली कॉइल का, ये R1 और RM। तो ये R1 और RM से ये पैरेलल वाला पार्ट आ गया, और ये आ गया हमारा V/R इक्विवेलेंट से करंट आ गया, ठीक। ये अब इसको फिर हम E0/EI में रीअरेंज कर लिए, तो हमें कुछ ऐसे मिल गया। अब ये अरेंज करने के बाद RP RM से हमने डिवाइड कर दिया नीचे ला के, तो ये बन गया K1 - K² RP+RM, ठीक। अब अगर RM/RP इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो RP/RM 0 की तरफ जाएगा, तो यानी ये वाला टर्म रिड्यूस हो जाएगा। यानी अगर ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो E0/EI ये K की तरफ जाएगा, उस केस में लीनियरिटी होगी। अगर RP/RM का रेशियो 0 होगा, मतलब ये कि RM/RP बहुत छोटा हो और RM बहुत बड़ा हो, तो उस केस में जो हमें प्रॉपर्टी मिलेगी वो लीनियरिटी की मिलेगी, नहीं तो इसमें लोडिंग इफेक्ट आ जाएगा। तो ये अभी हमने क्या कैलकुलेट किया था, लोडिंग इफेक्ट, और इसका ग्राफ ऐसे ऐसे बनेगा, क्योंकि ये नीचे देखिए, नीचे पैराबोलिक है, नीचे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और ऊपर क्या कहते हैं कि लीनियर वेरिएबल है। तो इसका ग्राफ हमें कुछ इस तरह मिलता है, ठीक। अब हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना था, तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए हमने कुछ नहीं किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, और लॉग लेने के बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, हमें मिल गया एरर, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो भी मैं बता देता हूँ। ये हमने लॉग लिया, लॉग के हिसाब से डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद हमें ये सारी वैल्यूज मिली, ठीक। फिर इसको हमने अपना शिफ्ट विफ्ट कर लिया, तो थर्मिस्टर वाला था। अब मैं यहाँ आपको ये बता देता हूँ कि ये हुआ कैसे।
लगा क्या यहाँ पे, जैसे अगर हमें दिया होता है कि A1/A2 दिया है और हमें ये कैलकुलेट करना है डेल्टा A/A, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सीधे इस वैल्यू का ले लेते हैं, या हमें बेसिकली अगर A दिया है, ठीक है, हमें A दिया है और हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा A/A, तो हम क्या करते हैं, लॉग का A का लॉग ले लेते हैं, ठीक। फिर उसको करते हैं डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट जब हम करते हैं, तो जब हम लॉग A को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/A dA/dt आता है, ठीक। तो ये जो dA/A है, इसको हम बोल देते हैं dA/A, ठीक। ये अपना हो गया, और ये जो 1/dt है, तो इक्वेशन क्या होती है, किसी के सम के फॉर्मेट में होती है। जैसे अगर मैंने लिखा कि A = BT² है, ठीक, और हमें A और B का निकालना था, T को चलो हमने कांस्टेंट मान लिया, या T² को नापना है, तो दोनों तरफ हमने लॉग लिया, ऐसे log B T²। फिर क्या किया, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया T के रिस्पेक्ट में, ठीक। लेकिन जब हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो dt नहीं आता नीचे, या अगर आप नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/A dA/dt हो गया, इधर आ गया log B को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो आ जाएगा dB/B dt प्लस 2 टाइम्स log T हो जाएगा, तो 2 टाइम्स dt/T इंटू dt इक्वल, अब ये है, अब दोनों तरफ dt कैंसिल हो जाता है, बेसिकली समझो ऐसे, दोनों तरफ का ये dt कैंसिल हो गया, तो हमें ये dA/A = dV/B, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स dt/T, ये मिल जाता है। अगला क्या है, थ्योरी ऑफ स्ट्रेन गॉज, वो भी हमारे लॉग वाले मेथड से ही हो जाएगा, जो भी हमने लॉग वाला मेथड बताया था उसी से थ्योरी ऑफ स्ट्रेन गॉज भी हो जाएगा। देखो कैसे, स्ट्रेन गॉज, पहले हमें पॉइजन रेशियो पता होता है। पॉइजन रेशियो क्या है, पॉइजन रेशियो ये इसको कहते हैं कि डेल्टा L डेल्टा D/D = -μ टाइम्स L/L, ठीक है। ये डेल्टा D/D = μ टाइम्स L/L, अगर कोई वायर है और उसको हम पकड़ के खींच रहे हैं, सपोज करो, तो उसके जो डायामीटर में चेंज आएगा और उसके जो लेंथ में चेंज आएगा, उसका रिलेशन दिया गया है डेल्टा L/L = डेल्टा D/D। तो ये हमारा मान लो डायामीटर है और ये लेंथ है, तो उसमें ये रिलेशन बताता है पॉइजन रेशियो। तो R = ρL/A होता है। पहले दो दो फार्मूले बस हमें यूज करने, पहला ये, दूसरा ये। फिर उसके बाद देखो R को हमने लॉग ले लिया, log R log रो log L माइनस log A, फिर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किया, डेल्टा R/R डेल्टा रो डेल्टा L/L माइनस डेल्टा A/A, ठीक। फिर डेल्टा रो और डेल्टा R/R। अब यहाँ हमने एक रिलेशन यूज कर लिया तुरंत, डेल्टा A/A किससे रिलेटेड होगा, डायमीटर से रिलेटेड होगा, नहीं, डेल्टा A/A डायमीटर से रिलेटेड होगा कि नहीं, ये सोचो। तो हमें पता है कि एरिया क्या होती है, πr² या πd²/4, ठीक। तो अगर πd² होती है तो यहाँ 2 टाइम्स d/d आ जाएगा लॉग लेने पे। अभी हमने t² का किया था ना, t² का लॉग लिया था तो क्या आया था, 2 डेल्टा t/t आया था। तो ऐसे ही यहाँ इसको हम डेल्टा A/A को हम किससे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स म्यू ऑफ डेल्टा L/L, ठीक। ये चीज़ 2 टाइम्स म्यू ऑफ डेल्टा L/L, इसको लिख सकते हैं
जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे 2 टाइम्स म्यू ऑफ डेल्टा एल बाई एल। ठीक, ये हो गया तो 1 माइनस 2 म्यू, और ये सब हमने रीअरेंज कर लिया, दोनों तरफ डेल्टा एल बाई एल से डिवाइड कर लिया, तो हमको फाइनली क्या मिल गया, 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल, यानी चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। ये क्या होता है, हमारा स्ट्रेन गॉज होता है, तो इसको हम जी से डिनोट करते हैं। फाइनली हमने जी कैलकुलेट कर लिया, तो जी ऐसे आता है। यहाँ निगेटिव क्यों आ रहा है, ये देखने वाली बात है। यहाँ यहाँ जब log l बाई ए है तो इसको अगर मैं लिखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ए को हम लिखेंगे 2 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी, 2 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी, और ये होता है माइनस म्यू टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। फिर जब ये माइनस यहाँ का माइनस और ये वाला माइनस होकर के कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू डेल्टा जी बाई जी। फिर हमने रीअरेंज कर लिया। ठीक, ये एरिया वाले को हमने ऐसे लिखा है क्योंकि एरिया का रिलेशन होता है, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी का स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर, उससे ये हो गया। ठीक है, अगला है हमारा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। तो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि कई बार प्रॉक्सिमिटी नापने के लिए यूज करते हैं, फ़ोन वोन में लगा होता है। कई बार डिस्प्ले भी हमारी टच टाइप की होती है, तो हाथ हमारा कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है और टच वच हो जाता है, तो इन सब चीज़ों में यूज होता है। ठीक है, या बात करूं अगर कैपेसिटिव की, तो कैपेसिटिव में बेसिकली रिलेशन क्या होता है कि हमको पता है कैपेसिटेंस एप्साइलन ए अपॉन डी होता है। ठीक है, एप्साइलन को बोलते हैं परमिसिविटी ऑफ मटेरियल, तो इसी को हम बोलते हैं एप्साइलन आर इंटू एप्साइलन नॉट ए बाई टी। ठीक है, कैपेसिटर हो गया। और अगर हम ए को वेरी करें तो हमको कैपेसिटेंस में वेरिएशन मिल सकता है। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स को अगर वेरी करें तो हमको क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस में चेंज मिल सकता है, या डाइलेक्ट्रिक को वेरी करें। तो यानी 3 मेथड हैं, एरिया वेरी, सेपरेशन वेरी और डाइलेक्ट्रिक मेथड को से। ठीक है, तो थिकनेस ट्रांसड्यूसर जो थिकनेस नापने वाला होता है, जैसे ग्लास हो गया, माइका हो गया, बेकेलाइट हो गया, इन सब की अगर हमें थिकनेस नापनी है तो हम क्या करते हैं, ये एक प्लेट हो गई, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक सीट लगा दिया मान लो हमने, और ये प्लेट 2 हो गई। तो यानी प्लेट 1 और प्लेट 2 वेरी कर सकता है। ठीक है, और ये जो थिकनेस है वो तो कॉमन रहेगी, वो फिक्स रहेगी। ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक सीट रखा हुआ है। अब हम प्लेट वेरी कर रहे हैं, प्लेट की पोजीशन, प्लेट 1 और प्लेट 2, मतलब ये ऊपर या नीचे, तो यानी ये डिस्टेंस बढ़ेगी। जब ये डिस्टेंस बढ़ती है तो ये डी, यानी डी, ये वाला डी वेरी हो रहा है इसमें। ठीक है, जिसको मैं ए बोल रहा हूँ, एरिया से कंफ्यूज मत होना, ये नीचे वाला डी है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस इस केस में अगर मैं लिखूंगा तो वो क्या आएगा, एप्साइलन नॉट ए अपॉन ए माइनस टी प्लस टी बाई एप्साइलन नॉट। ये कैसे आए ये अभी आगे बता दूंगा। ठीक है, अगर हम थिकनेस वेरी करते हैं तो क्या होता है, ये तो हो गया हमारा डेल्टा सी बाई सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी बाई टी। ये कैसे आएगा, इसका जब हम लॉग ऑग लेके मैनेज कर लेंगे तो हमको ये कुछ ऐसा फॉर्मूला मिलेगा अभी। अब इसके 1 बाई 1 केसेस देखते हैं। पहला केस ये है कि कैपेसिटर था, इसका फार्मूला था सी नॉट एप्साइलन ए बाई डी वन। ठीक, फिर हमने बीच में क्या रख दिया, एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो नया फार्मूला क्या हो गया, सी नॉट। देखो यहाँ सी नॉट लिखा है, ये सी नॉट है, सी नॉट ए अपॉन डी टू। ठीक, ये चीज़। और अब बीच में इसको हमने डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो 2 चीज़ें हो गई। एक बार डिस्प्लेस हो गया, तो डिस्प्लेस अगर हो गया है तो हम इसे मान लेंगे कि ये पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक, पैरेलल कैपेसिटर, 2 पैरेलल कैपेसिटर हैं, एक सी नॉट है और एक सी है, यानी ये विथ डाइलेक्ट्रिक है, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक है। तो विथ 1 अपॉन सी इफेक्टिव, ये सीरीज में है, सॉरी ये सीरीज वाला कॉम्बिनेशन है, हमें दिख भी रहा है सीरीज।
तो हमने क्या किया इसमें 1/c0 प्लस 1/c किया, फिर उसके बाद 1/एप्साइलन, ये सब 1 में चला गया फॉर्मूला। एप्साइलन ए माइनस टी क्या है, ए माइनस टी हमने इसलिए लिखा कि मान लो लेट से इसकी थिकनेस टी है, या ये जो डाइलेक्ट्रिक हमने रखा है उसकी थिकनेस टी है, ठीक, और ये जो गैपिंग है वो ए है। ए मतलब ये ए हमने किसके लिए रखा है, दो चीज़ें हमने यहाँ नापी है, एक हमने डिस्टेंस नाप लिया और एक टोटल, एक फुल लेंथ है और एक थिकनेस है, ठीक है। तो एक थिकनेस वाला है, एक तो जो गैप बचा हुआ है गैप वो ए है, मतलब ए माइनस टी होगा। अगर टोटल डिस्टेंस ए है, यहाँ से यहाँ तक ए है और इसकी थिकनेस टी है, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, ए माइनस टी होगा और ये वाला हिस्सा टी होगा। तो ए माइनस टी इसका कैपेसिटेंस आ गया सी नॉट का, यानी जो एप्साइलन नॉट ए बाई डी, और एप्साइलन ए बाई टी वाला जो दूसरा वाला है, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 1/c इफेक्टिव फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। सीरीज में कैपेसिटेंस का, सीरीज में कैपेसिटेंस निकालेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो हमको कुछ ऐसा रिलेशन मिलेगा, ठीक। ये यहाँ तक सॉल्व करने के बाद जब ये मिल जाएगा हमको, फिर ये जो एप्साइलन नॉट का एप्साइलन है उसको नीचे लाके डिवाइड कर देंगे, फिर हमको ऐसा कुछ मिल जाएगा, ठीक। ये सब हमें मिल गया। तो ये रिलेशन होता है कि कैपेसिटेंस का वेरिएशन जब हम प्लेट्स को वेरी करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस। अब उसके बाद हम क्या किए हैं, लॉग ले लिए हैं इसी फॉर्मूले में, सी नॉट मिल गया ना, सी नॉट के साथ हमने लॉग ले लिया, लॉग सी ये सब आ गया, फिर दोनों को डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी सी बाई सी आया, इसी को हमने सेंसिटिविटी फैक्टर बोल दिया, और डेल्टा टी बाई टी यहाँ इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, और एरिया बदल नहीं रही है तो एरिया का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमें नहीं कंसीडर करना है, एरिया चेंज ही नहीं हो रही है, प्लेट एरिया वही है, बस हम डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, तो डी सी बाई डी सी, और इसको बोल दिया हमने सेंसिटिविटी फैक्टर, ये हो गया अपना सेंसिटिविटी फैक्टर। तो हमने ये पाया कि डेल्टा सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, डेल्टा सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ठीक। अब आता है कैपेसिटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, तो इसी से हमने कैपेसिटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर बनाया, ये जो पिछला वाला कॉन्सेप्ट है इसी का यूज करके, ये देखो एक्स नॉट डिस्टेंस वेरी हो रही है यहाँ पे, तो ए माइनस टी का नाम हमने एक्स नॉट रख लिया, ठीक, और एप्साइलन ए अपॉन टी प्लस एप्साइलन ये वैसे ही रहा। फिर सी प्लस डेल्टा सी को अगर हमें लिखना है तो सी प्लस डेल्टा सी को हमने ऐसे लिख दिया, ये सी नॉट है प्लस डेल्टा सी, फिर दोनों को डेल्टा सी बाई सी को हमने ये बोला, सी प्लस डेल्टा सी को हमने जो फाइनल कैपेसिटेंस है सी एफ, जब एक्स नॉट में हमने चेंज किया तो इसको हमने एक्स माना टोटल को, और माइनस एक्स नॉट लिखा और टी बाई एप्साइलन, ठीक। ये हो गया कैपेसिटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। कैपेसिटिव स्ट्रेन में क्या होगा, अच्छा हमने ये सारे कंसेप्ट देख लिए कि क्या चीज़ें थी, ठीक है। अब बात करता हूँ, अगर मैं थिकनेस बदलती जाए, ये प्लेट अब हमने फिक्स कर दिया है, प्लेट 1 और प्लेट 2 हमने क्या कर दिया, थिकनेस में फिक्स कर दिया है, तो ये जो ए है वो फिक्स हो जाएगा, ये जो ए है वो फिक्स हो जाएगा, तो ए को फिक्स मान के अभी हमने जो भी डेरिवेशन किया है, यहाँ पे जो ए है इसको हमने फिक्स कर लिया, जब ए को फिक्स कर लिया तो क्या वेरी करेगा, टी वेरी करेगा, थिकनेस वेरी करेगी, तो ये जो हमने रिलेशन निकाला है डिफ्रेंशिएट करके, ए को नहीं डिफ्रेंशिएट किया है, ए को कांस्टेंट ट्रीट किया है और डेल्टा टी बाई टी कैलकुलेट किया है, तो ये जो आया कैपेसिटिव थिकनेस ट्रांसड्यूसर का आया, ठीक है। ये आया ये डेरिवेशन यहाँ तक तो कॉमन रहेगा, यहाँ हमने क्या डराइव किया, कैपेसिटिव थिकनेस ट्रांसड्यूसर। तो हमें पता है अगर हम पेज की थिकनेस नापनी हो, अपने बालों की थिकनेस नापनी हो, तो सबका डाइलेक्ट्रिक अलग है और थिकनेस अलग है, तो इसी के रिलेशन से हम थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं कैपेसिटर में डाल के, ठीक है, और ए हमारा फिक्स है। अब अगले केस में इस ए को वेरी कराऊंगा, तो ए को वेरी कराने के लिए इसी ए को हम कुछ और मान लेंगे, ठीक, इसी ए को हम एक्स नॉट मान लिए हैं इस केस में, तो ए को हम एक्स नॉट माने हैं, मतलब ए को एक्स माने हैं, इस टोटल को
ए था, इसको अब हम मान ले रहे हैं एक्स, और ये जो डिस्टेंस है इसको मान ले रहे हैं एक्स नॉट, तो ए माइनस टी की जगह हम लिख सकते हैं ए माइनस टी को हम पूरा क्या मानेंगे, एक्स एक्स नॉट हो जाएगा। अब कैसे, देखो समझो, ये क्या है, इसको, ये पहले ए हुआ करता था, इसको हमने मान लिया है एक्स और इसको मान लिया है एक्स नॉट। ठीक, तो थिकनेस को छोड़ दो, अब ए माइनस टी बचा क्या, ए माइनस टी को बोलते हैं एक्स नॉट, तो ये बचा हुआ क्या है, एक्स नॉट, तो इसकी जगह हमने एक्स नॉट लिख दिया। तो ये सी आ रहा है, सी प्लस डेल सी, यानी जब एक्स नॉट चेंज हो गया, एक्स नॉट चेंज हो गया, ठीक है, तो सी प्लस डेल सी क्या आएगा, वो आएगा एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स माइनस एक्स नॉट क्या है, वो ये कौन सी डिस्टेंस है, एक्स माइनस एक्स नॉट, ये टोटल एक्स माइनस एक्स नॉट, तो ये थिकनेस वाले की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बेसिकली हमें ये फार्मूला अगर हम ध्यान रखेंगे तो काम हमारा चल जाएगा। तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये दूसरा हटा दो, ये पता नहीं क्या गलत सलत लिख दिया है। ठीक है, ये हो गया। अब इसी से हम दूसरा वाला डराइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी डराइव कर लिया, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया, डेल सी बाई सी। अब इसी में वन ऐड कर दो, इसी में वन ऐड कर दो, डेल सी बाई सी में वन ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, डेल सी प्लस वन बाई सी। अब फिर सी को लाके यहाँ डिवाइड कर दो, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, डेल सी प्लस डेल नॉट। अब फिर बस वही लॉग लेना है, इसका लॉग लो, लॉग लो के पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करो, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करके सेंसिटिविटी फैक्टर मिल गया, सारी चीज़ें मिल गई। मतलब बेसिकली हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, लॉग का ध्यान रखना है और ये रिलेशन का ध्यान रखना है। ठीक, अब लॉग लेके हो जाएगा। फिर आता है कैपेसिटिव स्ट्रेन ट्रांसड्यूसर। कैपेसिटिव में तीन थे, डिस्प्लेसमेंट, थिकनेस, अब है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन का रिलेशन हमको ये दिया गया है कुछ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल टू माइनस 15/64 एप्साइलन एल माइनस 2 ओमेगा नॉट। तो ये जो गैप बदलता है कैपेस बीम के बीच में, मतलब एक बीम है और बीम के बीच में ये है, और ये बीम के बीच में हमने ट्रांसड्यूसर लगा दिया, तो ये ऊपर नीचे गया, तो ऊपर नीचे गया तो इसको हमने डब्लू नॉट मान लिया और इस पूरे को लेंथ मान लिया। डब्लू नॉट इसकी ये विड्थ हो गई और ये टोटल लंबाई हो गई पुल की। ठीक है, स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेन जो आता है, स्ट्रेन नापने के लिए यहाँ बीच में कैपेसिटर रख के उससे स्ट्रेन नाप लेते हैं। एक केस ये हो सकता है, एक केस ये हो सकता है। तो क्या स्ट्रेन पड़ रहा है कैपेसिटर पे, तो यानी कैपेसिटर की प्लेट में अगर साइज वगैरह कुछ चेंज होगी तो क्या होगा, उससे हमें पता चल जाएगा स्ट्रेन क्या आया। तो कैपेसिटर की चेंज में जो ये क्वाड्रेटिक सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट, इससे हमको एक रिलेशन मिलता है, बस हम यही ध्यान रखते हैं। ये एप्साइलन क्या है, ये स्ट्रेन है, एक्स क्या है, हाइट ऑफ दी आर्क है, हाइट ऑफ दी आर्क मतलब ये एक्स, टोटल एक्स हो गया। एक्स नॉट हो गया कि जब कोई स्ट्रेन नहीं है तब तब जो हमने बोला तो उसको हमने एक्स नॉट बोल दिया, एक डिस्टेंस ये हो गई एक्स नॉट, जब कोई स्ट्रेन नहीं था। ठीक, कोई स्ट्रेन नहीं था तो उसको एक्स नॉट बोल दिया, और एक्स क्या है, नई नई पोजीशन है। ठीक, जैसे इस केस में जब कोई स्ट्रेन नहीं था तो ये ऐसे ऐसे था, इसको हमने बोला एक्स नॉट, और यहाँ एक कैपेसिटर लगा था। जब ये थोड़ा दबाव पड़ा इस पे तो ये दोनों आपस में पास में आ जाएंगे, तो इसको हमने बोल दिया एक्स नॉट, यानी कैपेसिटर की प्लेट्स थोड़ा पास में आ गई। तो जो भी ये डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है उसको ऐसे हम दिखा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। एल क्या है, गॉज लेंथ बोलते हैं, और डब्लू नॉट क्या है, अनस्ट्रेन विड्थ ऑफ आर्क, मतलब आर्क पे जब कोई भी स्ट्रेन नहीं लग रहा है तो उसकी विड्थ क्या है। ठीक, तो इसे हम ऐसे डील करते हैं। अब यहाँ भी लॉग सॉग ले लो ज़रूरत पड़े तो ठीक है। फिर अगला टॉपिक है इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में फिर हमें पहले से पता है कि अगर कोई कॉयल है तो हमें लेंज लॉ पता है। ठीक,
ठीक, अगला टॉपिक है इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो हम क्या कह रहे थे, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, और फाई क्या होता है, एन आई अपॉन आर होता है, और डी फाई बाई डी टी को एन बाई आर डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, इस रिलेशन से। और आर को हमने क्या माना है, रिलेक्टेंस माना है। मतलब हमने हमने ये सोच लिया कि एन चलो एक टर्न है, आई करंट है, और फ्लो करने वाला क्या है, वो फाई है, आर रिलेक्टेंस है। तो एन आई को हमने बोला एक मैग्नेटिक, जैसे हमने V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो इसको ऐसे हमने एज्यूम कर लिया है कि इसको हम रिलेक्टेंस बोलेंगे, इसी फॉर्मेट में हमें दिख रहा है। तो अभी ये बताता हूँ ये हुआ कैसे। तो जैसे R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, तो ऐसे ही हम यहाँ इंडक्टिव के लिए ये कुछ मान के चल रहे हैं अभी। जैसे आर वहाँ रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे हम रिलेक्टेंस मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है रिलेक्टेंस। एक मिनट। तो हम इसको ऐसे समझते हैं, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए। ठीक, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और अगर और अच्छे से अगर मैं बोलूँ तो इसको बोलते हैं वन अपॉन सिग्मा। ये क्या लिख दिया हमने, एल बाई ए लिखना था, एल बाई ए। और इसको थोड़ा और अच्छे से बोलूँ तो वन अपॉन सिग्मा एल बाई ए भी बोलते हैं, इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो यहाँ हमें इसी का इक्विवेलेंट मिलता है रिलेक्टेंस। यहाँ आर बोला, मैग्नेटिक में हमने क्या बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है फ्लो कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो करने में जो रेजिस्टेंस महसूस होता है उसको हम बोलते हैं रिलेक्टेंस। ठीक, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलते हैं एन आई को, कॉयल और करंट, कॉयल का टर्न और करंट। तो कॉयल और टर्न का करंट जितना ज़्यादा होगा, फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, करंट में अगर हम ऐसे हाथ पकड़ करके और वो उंगलियां घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड दिखती है ना, तो जितना ज़्यादा करंट होगा, करंट के किनारे किनारे फील्ड होती है। तो यानी जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होगा। तो एन आई अपॉन फाई के रेशियो को, ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया और ये हो गया मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसको बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। फोर्स अपॉन उसको बोलते हैं जब ईएमएफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ बाई आई करते हैं तो हमें आर मिलता है। यहाँ क्या फ्लो हो रहा है, फ्लक्स को फ्लो हो रहा है, तो इसको इक्वल करते हैं तो ये रिलेक्टेंस मिलता है। ठीक, और रिलेक्टेंस को वन अपॉन म्यू एल, एल अपॉन म्यू ए लिखते हैं। म्यू क्या है, म्यू अपना परमिएबिलिटी है। ठीक है, म्यू क्या है, परमिएबिलिटी है। तो ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है, एन आई बाई फाई इज इक्वल टू रिलेक्टेंस, एन आई बाई फाई इज इक्वल टू रिलेक्टेंस। अभी मैं रिलेक्टेंस को आर से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो डी फाई बाई डी टी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, डी फाई बाई डी टी को एन आई से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एन आई से रिप्लेस किया। एल इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, तो ये एन स्क्वायर आ जाएगा, एन स्क्वायर। इसको फिर से डिराइव कर देता हूँ। ठीक है, चलो, ये होता है लेंज लॉ, ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। और हमने रिलेक्टेंस क्या माना है, रिलेक्टेंस माना है एन आई अपॉन फाई को रिलेक्टेंस मान लिया है। ठीक, एन आई अपॉन फाई को रिलेक्टेंस मान लिया है। ठीक है, तो फिर हम फाई को क्या मानेंगे, एन आई अपॉन आर मान लेंगे। ठीक, फाई को क्या मान लेंगे, एन आई अपॉन आर। तो यहाँ ई इज इक्वल टू माइनस एन, एन स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर डी आई बाई डी टी इंटू वन बाई आर, और ये ई आ गया हमारा माइनस एन स्क्वायर बाई आर इंटू डी आई बाई डी टी। ये हमने डेराइव कर लिया। ठीक, ये हमने निकाल लिया। और ई को एक और चीज़ हमें पता है, ई इज इक्वल टू
-L/di/dt। ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस से आता है ये फार्मूला, EMF इक्वल टू -L/di/dt। तो इससे हमने ये कहाँ से आता है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और ये क्या है इधर वाला, ये लेंज लॉ है, फैराडे लॉ बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फैराडे लॉ, फैराडे लॉ, फैराडे या मैक्सवेल लॉ। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। अब इन दोनों से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इन दोनों से कंपेयर करके हमें क्या मिलता है, L=n²/r। ठीक, L=n²/r, ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक, L=n²/r मिल गया। यहाँ -L होता है, +L होता है, +L होता होगा तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ। ठीक है, मॉडुलस नाप लो तो दोनों का मॉडुलस आता है n²/r। फिर L को हम लिखते हैं 1, और हम जानते हैं जो रिलेक्टेंस है वो होता है 1/μ और A/L, ऐसा कुछ होता है। तो रिलेक्टेंस की जगह हमने यहाँ रख दिया L=n², को n² रहने दो और म्यू को म्यू रहने दो, L को L रहने दो। तो यहाँ A आ जाएगा, यहाँ म्यू आ जाएगा, यहाँ L आ जाएगा। ठीक है, RA/μA/L। ठीक, L/μA होता है, R होता है L/μA। ये गलत क्यों लिखा हमने, एक मिनट। R=1/μ, रो की तरह हो गया, फिर L हो गया अपॉन A हो गया, तो -n²। ठीक है, चलो अब इसको पॉजिटिव लेते चलो, यहाँ भी पॉजिटिव ही रख लो। n² अपॉन, इसको बोलो L अपॉन μA ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा सॉल्व करने पे μA/L। ये हो गया इंडक्टेंस में वेरिएशन। ठीक, हमने इंडक्टेंस में वेरिएशन निकाला। अब इससे तीन चीज़ें हो सकती हैं, इसका n वेरी कर सकता है, इसका A वेरी कर सकता है, इसका टर्न वेरी कर सकता है, इसका म्यू वेरी कर सकता है, L वेरी कर सकता है। ठीक, ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी होगा तो वेरिएशन हो सकता है, परमेबिलिटी बदल सकती है, टर्न बदल सकता है। ठीक, तो L=n²μA, ये तो ये तीन चीज़ें इसमें बदल सकती हैं। पहला, अगर सेल्फ इंडक्टेंस बदल जाए, ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस कैसे बदलेगा, चेंज इन n। ठीक है, अगर पहला है चेंज इन टर्न्स, टर्न्स को मैं n बोल रहा हूँ, तो अगर हमने n वेरी कर लिया तो भी हमारा काम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हम नाप लेंगे। ठीक है, और अगर क्या कहते हैं हम चेंज इन रिलेक्टेंस कर लें, चेंज इन रिलेक्टेंस कैसे होगा, चेंज इन म्यू हो सकता है ना, परमेबिलिटी बदल सकती है। परमेबिलिटी कैसे बदलेगी, दूसरा चेंज इन म्यू या रिलेक्टेंस बोलो, तो वो कैसे होगा, चेंज इन म्यू कैसे होगा, मान लो ये कॉइल रखी हुई है, इसके बीच में आयरन कोर है, उस आयरन कोर को आगे पीछे कर लो, निकाल लो, बाहर कर लो, एक तरीका वो हो सकता है। ठीक है,